सुबह उसके दरवाजे पर बेल हुई तो वो वही जमीन पर बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। उसे सारी रात एक लम्हे के लिए भी नींद न आई। अपने बेड पर लेटता तो वो वजूद जो हर वक्त उसके आसपास होता था, वो उस वजूद को अपनी बाहों में लेने के लिए बेकरार हो गया। वो अकेले उस बेड पर भी नहीं बैठ पाया था। बाहर सोफे पर आकर बैठा तो एक बार फिर से उसका दिल तनावुश की कुर्बत के लिए मचलने लगा था। वो क्यों चली गई थी उसे छोड़कर? कैसे जा सकती थी वो? वो मोहब्बत करता था उससे, बेपनाह चाहता था। उसने उसे अपनी मोहब्बत का मान दिया था और वो उसे छोड़कर चली गई थी, सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की बिना पर। ये थी उसकी बचपन की मोहब्बत। ये था उसका प्यार जो उस पर यकीन ना कर सका। उसे रह रह के उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब अपनी बेकरारी और बेचैनी को देखता, तब दिल चाहता कि छोड़ छाड़ कर हर चीज चला जाए वो उसके पास और उसे वापस ले आए। उसके बिना रहना तो उसकी मोहब्बत की किताब में लिखा ही नहीं था। उसने जाना था, वो उसे सजा देना चाहता था। वो इतनी जल्दी उसे माफ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने दिल का क्या करता? क्यों एक रात भी उसके बिना रहने को तैयार ही नहीं था? ये तो उसके लिए ही एक सजा बन गई थी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला पैकेट लिए खड़ा था। उसने पैकेट पकड़कर दरवाजा बंद कर दिया। पैकेट को लेकर किचन में आया तो पूरे घर में उसके वजूद की महक थी। वो उससे अपनी जान छुड़ा नहीं सकता था। उसकी यादें, उसकी आवाज को, उसकी खिलखिलाहटें, उसके कान तरसने लगे थे। वो एक ही रात में क्या से क्या हो गया था। उसकी हालत अजीब मजनू जैसी हो गई थी। क्या कर दिया है तुमने तनावुश मुझे? क्या बना दिया है तुमने? मैं ऐसा नहीं था। अपने होने की आदत डालकर तुम मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें तो मेरे घर आए बिना नींद नहीं आती थी। जब तक मैं तुम्हें अपने बाहों में ना भर लूं, तब तक तुम आंखें बंद नहीं करती थी। तो कैसे चली गई तुम मुझे छोड़कर? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सफाई देने का मौका तो देती। मुझे बताने तो देती कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज लौट आओ। प्लीज, तुम्हारे बिना तुम्हारा ताशफीन अधूरा है। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। वो तड़प रहा था और उसकी तनावुश को खबर भी ना थी। इरफान कमरे में दाखिल हुआ तो वो किसी भी तरह का पर्दा किए बिना आराम से बेड पर बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। इरफान ने उसके लिए कोई तोहफा नहीं लिया था, क्योंकि वो उसे कोई उम्मीद देना ही नहीं चाहता था। कमरे में आते हुए वो बेड पर बैठने के बजाय सोफे पर बैठ गया था और फिर उसकी तरफ देखने लगा। वो उसकी तरफ से कुछ अच्छे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इरफान ने तो जैसे उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरना था। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा ज़ायना, सिवाय इसके कि मेरी जिंदगी में ज़ैनब की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं शायद तुम्हारे साथ फिलहाल ये नई शुरुआत ना कर सकूं, क्योंकि फिलहाल मैं अपनी ज़ैनब को भुला नहीं पाया। आज मैं बहुत उदास हूँ। शायद ज़ैनब की जगह तुम्हें यहाँ लाकर मैं खुद इस चीज को कबूल नहीं कर पा रहा। फिलहाल तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी की फिलहाल शुरुआत नहीं कर सकता। मुझे ये रिश्ता निभाने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। वो कहते हुए उसके करीब से अपना तकिया उठाकर बाहर ले गया था, जबकि ज़ायना का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। अपनी सारी ख्वाहिशें, हसरतें वो ज़ैनब के नाम पर मरने नहीं दे सकती थी। ज़ैनब मरकर भी उन दोनों के बीच में थी, और ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इब्राहिम को वापस होश आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। आज पूरे 10 माह के बाद उसे होश आया था, और सबके लिए ही ये बात बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। पिछले 10 महीनों में भाभी ने उसका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा था, लेकिन अपनी भाभी को दीवानगी की चादर ओढ़े देखकर उसका दिल कटने लगा था। उसकी प्यारी सी भाभी ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा होता। उसने होश में आते ही पुलिस को ये बात बताने की कोशिश की थी कि ये सब कुछ करने में सिर्फ बद्र खान नहीं बल्कि ज़ायना भी शामिल है, लेकिन उसके पास कोई सबूत ही नहीं था ज़ायना के खिलाफ। उसने चिल्ला चिल्ला के अदालतों में ज़ायना के खिलाफ केस किए थे, लेकिन इरफान उसके साथ था, और उसका कहना था कि उसकी बीवी बेकसूर है और उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि इब्राहिम खुद ही उन सब चालों में शामिल है। इरफान का कहना था कि सारा कसूर ही उसी का है।
और इस बात पर वो खुद भी हैरान रह गया था। इरफान को अचानक क्या हुआ था, वो नहीं जानता था। लेकिन वो इरफान से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गया था, लेकिन उसने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। इरफान का अचानक बदला हुआ अंदाज उसे समझ नहीं आया था, लेकिन उन दोनों की शादी का सुनकर उसे दूसरा झटका लगा था। अभी उसकी बहन को दुनिया से गए वक्त ही कितना हुआ था कि इरफान ने उसी की छोड़ी हुई औरत से शादी कर ली थी। उसे 3 दिन से मुसलसल फोन आ रहे थे कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और उससे मिलना चाहती थी। वो नहीं जाना चाहता था उससे मिलने के लिए। वो तो उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। उसकी माँ को कभी उसकी जरूरत महसूस ना हुई थी, तो अब क्यों हो रही थी। लेकिन ना जाने आज उसके दिल में क्या समाई कि वो उस तरफ चला आया। उसने अपने पाकिस्तान की टिकट्स कंफर्म करवा ली थी। वो आज रात ही फ्लाइट से यहाँ से जाने वाला था। वो अपनी तनावुश के बिना नहीं रह सकता था, और जाने से पहले वो एक दफा अपनी माँ को अपनी शक्ल दिखाने के लिए आ गया था। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनके घर के इस पास तो क्या, दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ये जगह काफी सुनसान थी। वो दूर से ही घर से धुआं निकलते हुए देख चुका था। पहले तो वो परेशान हुआ कि घर से इतना ज्यादा धुआं क्यों निकल रहा है, लेकिन पास आने पर उसे पता चला था कि किसी चीज को आग नहीं लगी, बल्कि उनके किचन में आग फैल चुकी है। वो भागते हुए घर के पास आया था। दरवाजा शायद आग की लपेट में आ चुका था। वो खुल ही नहीं रहा था, जैसे उसके आगे कोई भारी सी चीज हो। वो दरवाजे को छोड़कर पिछले वाली बड़ी सी खिड़की से घर के अंदर कूदने की तैयारी करने लगा था। उसे नहीं पता था कि घर के अंदर कोई मौजूद भी है या नहीं, लेकिन उसे इतना पता था कि उसकी बीमार माँ काफी बीमार है। वो अंदर कूदा तो हर तरफ आग फैली हुई थी। घर की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, और कमरे में उसे खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। और वो आवाज पहचानते ही वो भागते हुए उस तरफ आया था। जायना बेड से आधी नीचे को गिरी हुई थी, और बेड पर आग लगी हुई थी। वो परेशानी से जायना को वहां से निकालने की कोशिश में लग गया था। उसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि वो अपनी माँ को इस हालत में यहाँ पर पाएगा। उसका सहारा मिलते ही जायना ने उसे थाम लिया था। वो उसे अपनी बाहों में उठाते हुए जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा था। और अगले 15 मिनट के अंदर ही वो मुश्किल से ही सही, लेकिन उसे उस घर से निकाल चुका था। उसका एक बाजू बुरी तरह से जल चुका था। उसे गाड़ी में डालते ही वो होशोहवास से बेगाना हो चुकी थी, जबकि वो उसे लिए अस्पताल की तरफ भागा था, और साथ ही इरफान को फोन किया था ताकि वो उन्हें बता सके कि उनके घर में आग लग चुकी है। सुबह बारिश रुकते ही वो घर वापस आ गए थे, क्योंकि दोनों को ही तनावुश और ताशफीन से मिलने की जल्दी थी। लेकिन बाबा के मैसेज से पता चला था कि सिर्फ तनावुश ही आए हैं। घर में दाखिल हुआ तो अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाबा भी आज ऑफिस नहीं गए थे। अम्मा भी बहुत परेशान थी। छोटू और अहमद की खुशी की कोई इंतहा ना थी। आखिर उनकी आपा वापस आ गई थी। लेकिन मसला ये हो गया था कि वो अभी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, और उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेजा गया था, और उन दोनों को शोर मचाने से बिल्कुल मना कर दिया गया था। वो दोनों आज स्कूल भी नहीं गए थे। दोनों ने ही छुट्टी मार ली थी, क्योंकि वो सारा वक्त अपनी आपा के साथ गुजारना चाहते थे। अम्मा, सब खैरियत तो है? इतनी खामोशी क्यों है? आप परेशान क्यों हैं? वो सीधा किचन में आया था, जहां मायरा भी उसके पीछे ही आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अम्मा तो हर वक्त हंसती बोलती रहती थी। फिर अम्मा की अचानक खामोशी उन दोनों को ही समझ ना आई थी। ताशफीन ने वहां किसी और लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया है, और वो हमारी तनावुश को छोड़ देगा। तनावुश उसे छोड़कर आए है। जो भी हो रहा था, सब दिखावा था, सब झूठ था। वो सिर्फ जायदाद के लिए उसके साथ ये रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा था। अम्मा को जितनी बात समझ में आई थी, वो वारिक को बताने लगी थी, जबकि वारिक के गुस्से की तो कोई इंतहा ना रही थी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? वो तो उसके साथ बहुत खुश था। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। उसकी आवाज ऊंची होने लगी तो अम्मा ने इशारे से उसे आहिस्ता बोलने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर का मामला बाहर कहीं पर भी निकले।
और उनकी बहन को तो वैसे भी मिर्च मसाले के साथ पूरे खानदान में खबरें फैलाने की आदत थी। तनाशु कहाँ है? मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला तो उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे में है। लेकिन फिलहाल वो उस हालत में नहीं है कि उसके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। इसीलिए वारिक ने भी फिलहाल इस मामले को छेड़ा नहीं था। लेकिन एक फैसला तो वो कर चुका था कि अब ताशफीन उसकी बहन के पैर ही क्यों ना पकड़े, लेकिन उसकी बहन कभी उसके साथ वापस नहीं जाएगी। आखिर उसने उसकी बहन को समझ क्या रखा था? उसे बाबा का फैसला पहले भी गलत लगा था, लेकिन आज उसे यकीन हो गया था कि बाबा का फैसला गलत था, और वो बाबा से भी इस बात का हिसाब लेने वाला था। क्योंकि ताशफीन बेटा तो उन्हीं का था ना। उन्होंने उस पर यकीन करके उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, और अपनी बहन की जात पर वो हर तरह का सवाल उठाने का हक रखता था, और इस मामले में हर कोई उसका जवाबदेह था। क्या हुआ था? वो अस्पताल पहुंचे तो ताशफीन को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता। जब मैं घर में दाखिल हुआ तब आग लगी हुई थी हर तरफ, और शुक्र मैं पहुंच गया, वरना शायद वो बच नहीं पाती, क्योंकि उनके बेड पर भी आग लगी हुई थी। पूरे घर में आग फैल रही थी। मुझे हैरत है कि कोई नौकर भी घर पर मौजूद नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। वो इतनी ज्यादा बीमार थी। आपके घर में इतने सारे नौकर काम करते हैं, कहाँ थे वो सब के सब? वो उनसे पूछने लगा था। हालांकि उसे कोई मतलब ना था ये औरत जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी वो उनसे सवाल कर रहा था, और वो सवाल करने का हक रखता था। मैं खुद कुछ नहीं जानता ताशफीन, मेरे लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं है। घर में बहुत सारे नौकर थे। सुबह मैं सबको हिदायत देकर गया था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में इसका ख्याल रखें। फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, मैं समझ नहीं पाया। वो अभी उसे सफाई दे ही रहे थे कि डैनी भागता हुआ आया। डैड, क्या हुआ मॉम को? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बहुत बेचैन था, जबकि इरफान ने उसे समझाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा था। जब ताशफीन बोला, ठीक है तुम्हारी मॉम, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मैं वक्त पर पहुंच गया था। घर में आग लग गई थी, शायद गैस लीकेज हुआ है। खैर, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक हैं, और इंशाल्लाह उन्हें थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। तुम उनका ख्याल रखना। मैं निकलता हूँ, मुझे शाम में पाकिस्तान के लिए निकलना है। वो उससे मिलते हुए आगे बढ़ गया था। ताशफीन, एक दफा तो मिल लो, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए तड़प रही है। उसे इस तरह से इस हालत में छोड़ के मत जाओ। इरफान ने उसे रोकना चाहा था। वो मेरी नहीं, डैनी की माँ है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं इससे मिलने के लिए सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि आप मुझे रोज फोन करते थे फूफा जान, वरना आप जानते हैं कि मैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ना कल रखना चाहता था और ना ही कभी आगे रखना चाहूंगा। उन्हें कभी भी अपने बेटे की जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत होती तो शायद माँ बाप होते हुए भी मैं उनके बगैर यतीमों जैसी जिंदगी ना गुजार रहा होता। वो अपनी बात मुकम्मल करता वहां से जा चुका था, जबकि उसके पाकिस्तान जाने वाले फैसले पर डैनी बहुत खुश था। डैड, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ, वो उनसे कहते हुए अंदर की तरफ जाने लगा तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर डॉक्टर से बात करने लगे। बच गई, जिंदा, बहुत ही हार्ड किस्म की मिट्टी हो। इस दफा तो मैंने ऐसी प्लानिंग की थी कि तुम्हारी मौत पक्की थी, लेकिन नहीं। ताशफीन भाई आ गए तुम्हें किसी हीरो की तरह बचाने के लिए। वैसे तो वो तुमसे इतनी नफरत का दावा करते हैं, और तुम मर रही थी तो मरने देते ना, लेकिन नहीं, उन्हें तो हीरो बनकर तुम्हें बचाना था, इसलिए पहुंचा दिया तुम्हें अस्पताल के इस बेड पर, वरना इस वक्त तुम्हारा ऊपर हिसाब किताब चल रहा होता। वो अंदर दाखिल होते हुए उससे कहने लगा था, और साथ ही साइड पे रखी दवाइयां भी चेक करने लगा, बिल्कुल किसी फिक्रमंद बेटे की तरह। तुम ने, वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखते हुए बोली तो डैनी ने किसी मासूम बच्चे की तरह पलकें झपकाई थी। माय डियर मैम, हाँ मैंने ये लीकेज किया था गैस का, और फिर टाइमिंग भी लगाई थी कि 1 घंटे बाद अपने आप गैस ऑन हो जाए, और तुम वहां फटकर मर जाओ। लेकिन नहीं,
मेरे ख्याल में आसान मौत तुम्हारी किस्मत में लिखी ही नहीं है। तुम तो मेरे हाथों डूबकर मरोगी। चलिए जल्दी से मुंह खोलिए और ये दवाई लीजिए, इससे आपके बाजू का दर्द खत्म हो जाएगा। वो बेहद प्यार से दवाई उसके लबों के करीब लेकर जा रहा था। जब इरफान कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराया, उनके लिए ये मंजर बहुत खूबसूरत था। तुम धोखेबाज हो, तुम ड्रामे कर रहे हो, ये सब कुछ तुमने करवाया है। इरफान, इरफान, तुम्हारे बेटे ने अभी मेरे सामने ये कबूल किया है कि इसने खुद गैस की लीकेज करवाई थी। ये मुझे मारना चाहता है। इरफान, इरफान, ये मुझे मार डालेगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये मुझे मार डालेगा। इसने पहले मेरे पानी में जहर मिलाकर मुझे धमकाया था और अब इसने घर में गैस की लीकेज करवाकर मुझे मारने की कोशिश की है। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी, जबकि इरफान उसके अचानक इतना ज्यादा रिएक्ट करने पर परेशान हो गया था। दानियाल इतने प्यार से उसे दवाइयाँ खिला रहा था और वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कितने मोहब्बत से तुम्हारे पास आया है और तुम, हद होती है किसी चीज की जायना। तुम दिन बाद दिन पागल होती जा रही हो। तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर से बात करता हूँ तुम्हारे लिए। वो कहते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि वो पीछे उसे पुकारते रह गई। लेकिन दानियाल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे तरस भरी निगाहों से देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो तुम? उसने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए अंदर कदम रखा और हाथ में पकड़ी ट्रे को टेबल पर रखा, जिसमें वो तनावुश के लिए खाना लेकर आई थी। जबकि मायरा को यहाँ पाकिस्तान में देखकर उसका दिमाग घूमकर रह गया था। वालेकुम अस्सलाम माहिरा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है आप वारिक को जानती हो? उसने राजदाना अंदाज में उसके करीब जगह बनाते हुए कहा। तो तनावुश ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वो रिश्ते में मेरे हस्बैंड होते हैं। वो एक अदा से बाल पीछे की तरफ करती उससे बोली। तो तनावुश को जैसे दूसरा झटका लगा था। क्या क्या आप वारिक भाई की बीवी? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वारिक की पसंद मायरा हरगिज नहीं हो सकती थी। यार, वो क्या है ना, उस दिन तुम्हारे फ्लैट से निकलते ही ये वारिक साहब मुझसे टकराए और पहले ही नजर में वो अपना दिल, गुर्दा, जिगर, सब कुछ मुझ पर निसार कर बैठे और फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। तो मैंने भी तरस खाकर उनसे शादी कर ली। अच्छा किया मैंने। सब बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ये मुझ पर मर मिटी थी और इसने मुझे प्रपोज किया था। फिर मैंने कहा चलो मैं इस पर तरस खाकर इससे शादी कर लेता हूँ। वारिक ने कमरे में घुसते हुए उसकी आखिरी बात सुनकर जवाब दिया था। हाँ हाँ, शक्ल देखी है अपनी, मूंछड़ कहीं के। ऐसे कौन से सुरखाके पर लगे हुए थे आप में जो मैं आप पर मर मिटकर आपको प्रपोज करती? वो तो भड़क उठी थी, जबकि वारिक तनावुश का लिहाज किए बिना उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करता, अजीब तरीके से घुमाकर देख रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? वो अपना हाथ छुड़वाती तंग आकर बोली। देख रहा हूँ कि तुम्हारे पर कहाँ है जो मैं तुम पर मर मिटता। उसके मजे से जवाब देने पर तनावुश की हंसी निकल गई। कोई मुझे कुछ बताएगा? वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली तो वो दोनों ही उसके करीब बैठ गए। बचपन की मंगेतर थी मेरी, ऐसे ही छोड़ देता न्यूयॉर्क की सड़कों पर भटकने के लिए। बचपन के मंगेतर थे मेरे। क्या तुम्हारी सदफ बाजी के लिए तोहफा रखती मैं? आओ बाजी, लौटा लो मेरे मंगेतर को। दोनों ने अपने अंदाज में जवाब दिया। क्या आप दोनों की मंगनी? ताशफीन ये बात जानते थे? वो हैरानगी से पूछने लगी तो दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए हाँ में सर हिलाया था। हाँ, ताशफीन तो हमेशा से जानता है। मायरा कंधे उचकाकर बोली तो उसे अपनी सोच पर अफसोस हुआ। वो ताशफीन और मायरा के रिश्ते को कितने गलत अंदाज में ले चुकी थी। हम दोनों ने ड्रामा किया था सबके सामने। ताशफीन ने झूठी कहानी सुनाई थी कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो तब तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन बाद में कहानी बदल गई। मेरे ख्याल में तुम्हें गलतफहमी हुई है तनावुश, क्योंकि ताशफीन तो तुमसे बहुत मोहब्बत। और अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तुम खाना खा रही हो। वो पता नहीं उसे ताशफीन के बारे में क्या क्या कहने वाली थी।
लेकिन वारिक उसका हाथ थामकर उसे मेज के करीब ले आया। जबकि बाहर छोटू और अहमद की लड़ाई पर मायरा बाहर भागी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था, जबकि जायना ने उसे देखते ही चेहरा फेर लिया था। शुक्र है मेरा बच्चा, तुम वापस तो आए। कहाँ चले गए थे तुम? इरफान उठकर उसके पास आते हुए उसे अपने साथ लगा चुके थे। कहीं नहीं, बस वो मॉम की बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया था बाबा, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था, लेकिन अब आ गया हूँ। अब आप कैसी हैं मॉम? वो मुस्कुराते हुए जायना के पास आकर पूछने लगा। वो अब बहुत बेहतर है मेरे बच्चे। उसके जवाब न देने पर इरफान ने खुद ही जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बेहतर करे। मैंने घर के लिए कुछ वर्कर्स को बुलाया है ताकि वो घर की हालत ठीक कर सकें। तब तक आप लोग ताशफीन भाई के फ्लैट में रह सकते हैं। ताशफीन भाई ने जाते हुए ये चाबियां मुझे दी हैं। अब क्या हम उस डिब्बे नुमा फ्लैट में रहेंगे? सिर्फ 2 कमरे का घर है वो। जायना ने गुस्से से इरफान से कहा था। आपके बेटे की मेहनत है, आप उसे डिब्बा कैसे कह सकती हैं? वो उसके लफ्ज पकड़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ताशफीन ने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया, वरना इतनी जल्दी घर को ठीक करवाना बहुत मुश्किल था। शाम तक तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो हम ताशफीन के ही घर चले जाएंगे। वो वैसे भी पाकिस्तान के लिए निकल चुका है, तो कुछ दिन उसके घर पे रहते हुए हमें कोई मसला नहीं होगा। इरफान फैसला कर चुके थे, जबकि जायना अब कुछ नहीं बोल सकती थी, और अपनी जीत पर दानियाल ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई थी। उसने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी हुई थी। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उसने अपने लिए बाहर आकर एक कैब बुक करवाई थी। वो यहाँ पहली दफा नहीं आया था, अभी 5 महीने पहले ही तो वो अपनी तनावुश को यहाँ से लेने के लिए आया था, और अब भी वो उसे लेने के लिए ही आया था। वो नहीं जानता था कि सब लोग उसके साथ किस तरह से सुलूक करेंगे। तनावुश ने यहाँ पर सबको क्या बताया होगा, लेकिन वो तो अपनी बीवी को लेने आया था, और वो हर हाल में उसे लेकर वापस जाने वाला था, और वो उसकी बीवी थी तो कोई उसके और उसकी बीवी के मामले में बोलने का हक नहीं रखता था, और जो बोलेगा वो उसे देख लेगा। वो यहाँ तनावुश को लेने आया था, और उसे लेकर वापस चला जाएगा, उसकी गलतफहमी को दूर करेगा। जो कुछ भी हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए था। उसे तनावुश पर बेइंतहा गुस्सा था, लेकिन फिलहाल उसे उसकी जरूरत थी। अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी वो वापस जाकर जताने वाला था। वो उसे आसानी से माफ नहीं करने वाला था। उस पर एतबार न करके उसने गलती की थी, जिसकी सजा की वो हकदार थी, लेकिन फिलहाल वो उसे हर हाल में वापस लेकर जाना चाहता था। उसके बगैर वो एक दिन नहीं रह सका था। जिंदगी गुजारना तो नामुमकिन था। इब्राहिम ने फिर से मुझ पर केस कर दिया है। इरफान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आदमी मेरा पीछा छोड़ता क्यों नहीं? मुझे डर है कि कहीं ये सचमुच में मुझे कातिल साबित करके हमेशा के लिए जेल में कैद ना करवा दे। मुझे कैद से बहुत डर लगता है। वो रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। वो उसके करीब आने के बहाने ढूंढती थी, क्योंकि इरफान उससे निकाह के 10 माह बाद भी अपने साथ किसी मजबूत ताल्लुक में नहीं बांध रहा था। उसका कहना था कि वो अब तक इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पाया, और जब तक वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, तब तक वो जायना को किसी तरह के झूठे दिखावे में नहीं रख सकता। ज़ैनब को भुलाकर आगे बढ़ना जैसे उसके बस से ही बाहर था, और ये बात वो कितनी दफा जायना के सामने करके उसका दिल जला चुका था, और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन वो दानियाल पर निकालती थी, और दानियाल बेचारा खौफ की वजह से कुछ कह भी नहीं पाता था। वो छोटा सा मासूम बच्चा अभी तक ठीक से बात तक नहीं कर पाता था। उसे कुछ समझ ही नहीं थी, और ऐसे में वो जायना का धूप छांव जैसा रवैया भी नहीं समझ पाता था। जायना इरफान के सामने उससे बेइंतहा मोहब्बत जताती थी, और उसकी गैर मौजूदगी में उस पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटती थी। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जायना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम पर किसी तरह का कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। और वो इब्राहिम जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, उसका हल तो मैं निकालूंगा। वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि वो उसके सीने से लगी खुश हो रही थी।
लेकिन जब इरफान ने उसे खुद से अलग करना चाहा तो वो मजीद उसके साथ चिपक गई। मेरे पास एक तरीका है जिससे हो सकता है इब्राहिम का ध्यान बट जाए और वो इन सब चीजों से हटकर कुछ और सोचे। वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी थी, देखो इरफान, अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ हो चुका है, अब वो कभी बदल नहीं सकता। और इब्राहिम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं ताशफीन की कस्टडी के लिए उस पर केस करूंगी। उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी तो इरफान ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं जायना, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हम एक बाप को उसके बच्चे से दूर नहीं कर सकते, और एक माँ से कर सकते हो। मेरा बच्चा 10 महीने से मुझसे अलग है। कोई मुझसे नहीं पूछता कि मेरे दिल का क्या हाल है। तुमने खुद उसे अलग किया था जायना। तुमने खुद उसे पाकिस्तान भेजा था। वो उसे याद दिला रहा था। हाँ, मैंने भेजा था उसे, क्योंकि उस वक्त दानियाल की हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी माँ को खो दिया था। क्या तुम नहीं जानते थे उस वक्त दानियाल की क्या हालत थी? मैं दानियाल को एक माँ का प्यार देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे सौतेली माँ समझें। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ जायना, तुमने मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो जैसे उसकी बात को अब समझा था। ऐसी बात नहीं है इरफान। बस मैं अपने बेटे से बिछड़कर अब तरस गई हूँ। मैं अपने बेटे को देख नहीं सकती, उससे मिल नहीं सकती, उसके लम्स को महसूस नहीं कर सकती। वो उसे हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम पहले ताशफीन को लीगल तरीके से इब्राहिम से मांगेंगे। अगर वो उसे हमें देने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना हम उस पर केस करेंगे। वो उसे उम्मीद दे गया था। उन दोनों ने ही ना सोचा था कि अम्मा इस तरह का कोई फैसला कर लेंगी। अम्मा ने अस्पताल में दाखिल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए उनके सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। अम्मा का कहना था कि वो अपनी बहू को इस तरह से नहीं देख सकती, और ना ही अपने बेटे को। वो अपनी बहू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और ऐसी ही मोहब्बत उन्हें अपने बेटे से भी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो इब्राहिम की शादी उस इब्राहिम की बेवा से करेगी। वो दोनों ही इस बात को मानने के लिए तैयार ना थे। उन दोनों में जो रिश्ता था वो बहुत मुकद्दस था। ये तो उनके कभी वहम व गुमान में भी ना आया था कि उन दोनों को किसी महरम रिश्ते में बांध दिया जाएगा। लेकिन अम्मा की ख्वाहिश के सामने, उनके आंसुओं के सामने, वो बेबस हो गए थे। उन बच्चों को माँ बाप बनकर पालना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन दोनों को मजबूत सहारे की जरूरत थी। यही वजह थी कि इब्राहिम ने ज्यादा सोचे समझे बिना अम्मा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला कर लिया था। वो जानता था उसकी भाभी इतनी आसानी से ये सब कुछ कबूल नहीं करेगी। वो उम्र में भी उससे 2 साल बड़ी थी, और हमेशा ही उससे बहुत लाड से बात करती थी। उन दोनों में नोक झोंक का रिश्ता था, और अब ये रिश्ता एक बहुत मजबूत ताल्लुक में बंध चुका था। निकाह बहुत सादगी से अस्पताल में ही हुआ था, और अम्मा इस निकाह के बाद बेइंतहा खुश थी। उन्हें लगा था जैसे अम्मा की सांसें वापस आ जाएंगी। वो उनके साथ कुछ वक्त और गुजार पाएंगे। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो अम्मा को दुनिया से रुखसत करने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर चुके थे। अम्मा ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई थी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश और मुतमिन देखकर उन्होंने एक रात आहिस्ता से आंखें मूंद ली थी, और अपने खालिक खुदा से जा मिली। वो रात इब्राहिम और उसके खानदान पर कयामत बनकर टूटी थी। मैं ऐसे किसी केस को नहीं मानता। मैं अपने बेटे को हरगिज उस औरत के हवाले नहीं करूंगा। वो साफ इनकार कर रहा था, जबकि उसके इनकार पर अगले ही दिन इरफान ने उस पर केस कर दिया था। ताशफीन अभी 8 साल का ना हुआ था, और न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक 8 साल से छोटा बच्चा उसकी माँ के पास रहता है। वो इस कानून को नहीं मानता था, लेकिन इरफान का केस मजबूत था। एक बच्चे को उसकी माँ के पास रहना चाहिए था, और उसके पास जायना के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। दिन ब दिन उसका केस मजबूत होता चला गया था। उसे लेने के लिए वो पाकिस्तान तक आ गई थी। वो उससे उसकी बहन छीन चुकी थी, उसके भाइयों को मार चुकी थी। वो उससे उसके कितने रिश्ते छीन चुकी थी, और अब वो उससे उसका बेटा भी छीनना चाहती थी।
जो देने के लिए वो हरगिज तैयार नहीं था। और ऐसे में इरफान उससे बिल्कुल बदशन हो चुका था। वो उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं था। वो इरफान से कई दफा मिलने के लिए गया, लेकिन इरफान की तरफ से उसे साफ इनकार मिला था। वो उससे मिलना ही नहीं चाहता था। और ये जायना के लिए सबसे अच्छी बात थी। वो अपना केस बहुत बुरे तरीके से हारा था। यहाँ तक कि अदालत की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए थे कि इब्राहिम ताशफीन का सारा खर्चा उठाएगा। जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, उसे अपने बेटे का कोई भी खर्चा उठाने में मसला नहीं था। लेकिन वो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता था। वो औरत जो इरफान को इस हद तक उससे बदशन कर सकती थी, वो भला उसके बेटे को उससे दूर क्यों ना करती। शायद वो कभी उससे उसकी शक्ल भी ना देखने देती। और उसे यही डर था कि वो ताशफीन को उससे दूर कर देगी। वो जितना हो सका उस केस को लड़ने की कोशिश करता रहा, और आखिरकार हार गया। वो उसका मासूम बच्चा उससे छीन कर ले गई थी, और वो कुछ नहीं कर सका था। वारिक, मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ गलतफहमी है, और कुछ भी नहीं। हमें उन दोनों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। इस तरह आपका गुस्सा उन दोनों का रिश्ता खराब कर सकता है। वो कमरे में आया तो मायरा उसे समझाने की कोशिश करने लगी। तनावुश ने कहा था कि उसका अफेयर रोज के साथ चल रहा है, और रोज ने उसे प्रपोज किया है। रोज एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। मुमकिन था कि ऐसा कुछ हुआ हो। वो यूं ही तो नहीं उस पर इतनी मेहरबान थी, और ताशफीन ने उसके प्रपोजल को कबूल कर लिया था। शायद वो अपने करियर को बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कर लिया होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो तनावुश से मोहब्बत नहीं करता था। ये इंडस्ट्री ऐसी थी कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे जो हम कभी भी नहीं करना चाहते। वो तनावुश को कंप्रोमाइज करने के लिए हरगिज ना कहती, लेकिन वो चाहती थी कि वो ताशफीन को समझे। लेकिन वारिक का गुस्सा इस बात पर वो पहले ही देख चुकी थी। जब सुबह उसने वारिक से इस बारे में बात करना चाहा, तब उसने कह दिया कि वो तनावुश के साथ अब ताशफीन का नाम भी नहीं सुनना चाहता। तनावुश को यहाँ आए 3 दिन गुजर चुके थे। मायरा को ताशफीन के हक में बातें करते सुनकर उसे मना कर चुका था कि वो तनावुश के पास बैठा ही ना करे, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी बहन को हट करने का सबब बन रही है। और दूसरी तरफ से तो ताशफीन भी खामोश बैठा था। उसने क्या कर लिया था? ना तो वो किसी को फोन कर रहा था, और ना ही उसने तनावुश से राबता करने की कोई कोशिश की थी। सच तो ये था कि वो खुद भी तनावुश को छोड़ देना चाहता था, वरना एक आदमी की बीवी उसे छोड़कर चली जाए, वो उसकी खैरियत मालूम करने के लिए उसे फोन ना करे। वो खुद ही उससे जान छुड़ाना चाहता था। हकीकत यही थी जो तनावुश ने बताई थी, और उसकी बहन दुखी होकर लौटी थी। उसका दिल टूटा था। अब तो ताशफीन एरिया रगड़ता हुआ भी पाकिस्तान आए, तब भी वो अपनी बहन उसके हवाले नहीं करने वाला था। अभी वो पता नहीं मायरा से क्या क्या कहने वाला था, जब बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। इस वक्त कौन आ सकता था? अब तो आधी रात का वक्त था। उसने खिड़की के पास आते हुए पर्दा हटाया था, जहां बाहर कैब खड़ी थी, और उसमें से उतरने वाले इंसान को देखकर वारिक का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया था। मुझे नहीं रहना आपके पास। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। छोड़े मुझे। मुझे नहीं रहना। वो अपना आप उससे छुड़वा रहा था। वो तो जहाज के अंदर जाने को तैयार ही नहीं था, जब जायना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। अपना मुंह बंद करो ताशफीन, और खामोशी से मेरे साथ चलो। तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। और खबरदार जो अब जरा भी आवाज निकाली, वरना मैं ये मुंह तोड़कर रख दूंगी। वो बेहद गुस्से से उसे सीट पर धकेलते हुए बोली, जबकि इरफान तो उसका अंदाज देखकर हैरान रह गया था। जायना, ये क्या तरीका है? वो छोटा बच्चा है। तुम उसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? वो सच में उसकी इस हरकत पर गुस्सा कर गया था। इरफान, तुमने नहीं जाना। इब्राहिम ने इसे बिगाड़ दिया है। ये मेरे इतने खिलाफ हो गया है कि हद नहीं। ये मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इब्राहिम के पास वापस जाना चाहता है। इब्राहिम ने इसे बेजा लाड प्यार देकर मुझसे दूर करने की कोशिश की है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इसे सुधार लूंगी। मैं इसे कुछ ही दिनों में सीधा कर दूंगी। वो पर सुकून अंदाज में कहती उसे बिठा चुकी थी।
जबकि वो बुरी तरह से रोए जा रहा था। लेकिन ज़ाइना को परवाह कहाँ थी। वो जीतना चाहती थी, और वो जीत चुकी थी। अब वो ताशफीन को हमेशा के लिए अपने पास रखने वाली थी। और ताशफीन के नाम जो जायदाद थी, वो भी यकीनन जल्द ही उसकी होने वाली थी। क्योंकि यहाँ आकर उसे ये भी पता चल चुका था कि इब्राहिम ने सारी जायदाद का बंटवारा करके सारी जायदाद को उसके असल हकदारों के नाम कर दिया है, ताकि आगे जाकर कोई भी मसला ना बने। इब्राहिम का कहना था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस तरह अचानक उसके भाई बहन दुनिया से रुखसत हो गए थे, वो भी हो सकता था। ऐसे में वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। इसलिए उसने उनकी छोटी उम्र में ही बड़े फैसले कर दिए थे। सारी जायदाद उन लोगों के नाम करके खुद बरी उस जिम्मा हो गया था। ताशफीन के नाम जो जायदाद उसने की थी, वो ताशफीन को ही मिलने वाली थी। और वो अब ताशफीन को सारी जिंदगी अपने पास रखने वाली थी। तो यकीनन अगर वो हमेशा उसके पास रहता तो उसकी जायदाद भी उसी के पास आती। और फिर ताशफीन का सारा खर्चा भी वही उठाने वाला था। तो उसे क्या मसला हो सकता था उसे अपने साथ रखने में। हाँ, लेकिन वो उसे अब कभी भी वापस नहीं भेजना चाहती थी। वो उसे हमेशा अपने पास रखकर इब्राहिम को सजा देना चाहती थी। वो ताशफीन को वापस तो ले आई थी, लेकिन यहाँ लाते ही उसने उसे किसी फालतू चीज की तरह इग्नोर कर दिया था। ताशफीन ज्यादा वक्त दानियाल के साथ गुजारता था, जबकि दानियाल हर वक्त सहमा हुआ रहता था। वो बहुत कमजोर हो गया था। उन 10 महीनों में अपनी माँ के बिना वो एक औरत के ऐसे ऐसे रूप देख चुका था कि अब वो मेंटली तौर पर ठीक भी नहीं था। वो एक जगह बैठता तो बैठा ही रहता था। उसे 10-10 घंटों तक एक ही जगह बिठा दिया जाता तो उसे परवाह नहीं होती थी। ना वो उठकर खाना मांगता था, और ना ही कहीं खेलने के लिए जाता था। शरारत, मस्तियां तो उस बच्चे की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। वो ताशफीन से भी खौफजदा रहता था। हालांकि ताशफीन को वो बहुत पसंद था। वो खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाता तो वो उसके साथ चल देता था। लेकिन वो उससे भी कोई बात नहीं करता था। इरफान उसके लिए अक्सर परेशान रहता। उसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जाता, लेकिन डॉक्टर की समझ से भी ये बच्चा बिल्कुल बाहर था। इरफान के लिए ताशफीन और दानियाल दोनों ही बहुत अजीज थे। ज़ैनब ताशफीन से बहुत मोहब्बत करती थी। उसे फोन करती तो घंटों उससे बातें किया करती थी। उसे याद था वो जब 2 साल का था, तब तो अपनी तोतली जबान में अपनी फुप्पो से कितनी बातें किया करता था। और फिर वो बाद में कितनी खुश होकर उसे वो सारी बातें बताया करती थी। कितना अजीज था वो ज़ैनब के लिए, और वो उसके लिए भी उतना ही अजीज हो गया था। वो उसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन उसे ज़ाइना पर हैरत होती थी, जो उसकी माँ थी। उसे अपने बच्चे की परवाह ही नहीं थी। वो उसका हाल तक नहीं पूछती थी। अगर मुलाजिमा उसके कपड़े बदल देती तो ठीक था, वरना वो तो उठकर उसके कपड़े तक बदलना पसंद नहीं करती थी। अजीब थी ज़ाइना। उसे ज़ाइना की ये सारी आदतें हरगिज पसंद ना थी। वो दानियाल से उसके सामने बहुत मोहब्बत जताती थी, और वो यही सोचता था कि वो दानियाल से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन अपने बच्चे के लिए तो वो 2 मोहब्बत के लफ्ज भी नहीं बोलती थी। वो कैसी माँ थी, वो समझ नहीं पाता था। अगर उसे किसी चीज से मतलब था तो सिर्फ उस चेक से जो इब्राहिम की तरफ से हर महीने ताशफीन के लिए आया करता था। ताशफीन की 13वीं सालगिरह पर इब्राहिम की तरफ से होने वाले केस ने उन्हें परेशान कर दिया था, क्योंकि इस दफा इब्राहिम ने उसकी कस्टडी नहीं मांगी थी, बल्कि वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। अदालत के ऑर्डर्स के मुताबिक ताशफीन को उसके बाप से मिलने की इजाजत दे दी गई थी, और अदालत की तरफ से उसे ये ऑर्डर भी दे दिया गया था कि वो 1 महीने तक अपने बाप के साथ कहीं पर भी जा सकता है। इब्राहिम उसे लेने के लिए आया तो ज़ाइना ने बाहर निकलकर देखा भी नहीं था। उसे ताशफीन की ही परवाह नहीं थी तो वो इब्राहिम की क्यों करती। वो अपनी किसी पार्टी में जा रही थी, जबकि ताशफीन बिल्कुल खामोशी से अपने बाप के पास आया और उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसके टिकट्स का, वीजे का इंतजाम किस तरह से किया गया था, वो कुछ नहीं जानता था। बस उसका बाप उसे अपने साथ लेकर गया था, और वो पाकिस्तान आ गया था। उसे बस ये पता था कि उसे 1 महीने तक यही पाकिस्तान में रहना है। इब्राहिम उसे पाकिस्तान लाने के बाद जो कहता, वो कर देता था,
क्योंकि उसे पता था कि उसकी बात न मानने पर वो उससे मारेगा, जिस तरह उसे उसकी माँ मारती थी। उसकी माँ को तो बस उसे मारने का बहाना चाहिए होता था, और वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दानियाल को भी बहुत बुरे तरीके से मारती थी। और वो अपनी माँ से बहुत खौफजदा रहता था। यही खौफ उसे इब्राहिम से भी महसूस होता था। वो अपने पुराने दिनों को बिल्कुल भुला चुका था। उसे याद ही ना था कि उसकी कोई ताई अम्मी थी भी। वो उससे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। और फिर एक दिन एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें वो छोटी सी सुर्ख गालों वाली लड़की, सर पर सुर्ख दुपट्टा लिए, पैन पकड़कर खुश हो रही थी, जो उसके निकाह में दे दी गई थी। निकाह का मतलब तो वो भी नहीं समझता था। उसने अपने बाप के कहने पर वहां दस्तखत कर दिए थे जहां उसे कहा गया था। हाँ, लेकिन वो लड़की उसे बहुत पसंद आई थी। वारिक का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। ताशफीन को यहाँ देखकर वो 3 दिन से बस ये सोच रहा था कि ताशफीन ने कोई राबता क्यों नहीं किया। वो तनावुश को भी फोन नहीं कर रहा था। तनावुश के यहाँ आने पर उसने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसने वारिक और इब्राहिम का नंबर बहुत अरसे से ब्लॉक कर रखा था। वो उन दोनों से राबता नहीं करता था, लेकिन उसकी तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स न आना भी उनके लिए हैरत अंगेज था। और यही बात वारिक को गुस्सा दिला रही थी। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर वो तड़प उठा था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो कमरे में आया था और तनावुश ठंडी हवा लेने के लिए बाहर लॉन की तरफ गई थी। वारिक ने वहीं से बाहर जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तनावुश उसके सामने भी जाए। वो सजा का हकदार था। उसने उसकी बहन के साथ इतना बुरा सलूक किया था, यहाँ तक कि वहाँ वो किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाकर शादी तक करने वाला था। अगर तनावुश अपने लिए स्टैंड ना लेती और पाकिस्तान वापस ना आती तो ना जाने वो उसे कितना टॉर्चर करता। यकीनन वो उस लड़की के साथ शादी कर लेता और फिर उसे उसी घर में रखता जहां तनावुश रह रही थी। उसे ये सब हरगिज बर्दाश्त ना था। उसे अपनी बहन की खुशियां अजीज थीं। यही वजह थी कि वो बाबा के फैसले पर खामोश हो गया था। लेकिन अब उसने खामोश नहीं रहना था। ताशफीन को उसकी बहन के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। उसे बाहर की तरफ इतने गुस्से से जाते हुए मायरा भी परेशानी से बाहर उसके पीछे भागी थी। अचानक उसे हुआ क्या था, वो समझ नहीं पाई थी। लेकिन आजकल उसका गुस्सा किसी भी चीज पर निकल रहा था। अपनी बहन के लिए वो बहुत ज्यादा टची था। उसकी आंख में आंसू वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। मायरा को हरगिज अंदाजा ना था कि तनावुश से वो इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन अब उसका गुस्सा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। वो खुद भी ताशफीन से राबता करना चाहती थी, लेकिन उसके पास राबता करने के लिए कोई तरीका ही नहीं था। वरना वो उसकी खूब क्लास लेती, उससे पूछती कि उसने इस मासूम सी लड़की को तकलीफ क्यों पहुंचाई जो उससे इतनी मोहब्बत करती है। अम्मा उसे अक्सर तनावुश के बारे में बताया करती थी कि वो ताशफीन से कितनी मोहब्बत करती है। और तो और, अहमद और छोटू ने भी उसे किस्से सुनाए थे कि वो चोरी चोरी फोन उठाकर ताशफीन की तस्वीरें देखा करती थी। उसका ये मासूमाना अंदाज सुनकर भी उसे उस पर बहुत प्यार आया था। वो सच में बहुत मासूम थी, और ताशफीन ने बहुत गलत किया था उसके साथ, जिसका जवाब तो उसे देना होगा। वो अपना सामान गाड़ी से निकालते हुए अंदर दाखिल हुआ था, और अंदर दाखिल होते ही उसकी पहली नजर लॉन में लगे झूले पर गई थी, जहां वो दुश्मने जान अपनी ही सोचों में गुम थी। सामान वहीं पर फेंकते हुए वो तेजी से कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा था। उससे ज्यादा उसकी बर्दाश्त नहीं थी कि वो उसे देखकर भी खुद पर जबर कर पाता। अपनी तरफ किसी को आते देखकर वो अपनी सोचों से बाहर निकलती, झूले से उठकर खड़ी हो गई थी। नीम अंधेरे में दिखने वाला चेहरा उसे उसका ख्याल ही महसूस हुआ था, जबकि सामने से आता शख्स उसे खींचकर अपनी बाजुओं में भर चुका था। अंदाज इतना शिद्दत से भरपूर था कि उसे अपने जिस्म में उसकी उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई। उसने उस अंदाज में उसे पकड़ रखा था कि उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन वो तो जैसे पता नहीं उससे कौन सी बात का इंतकाम ले रहा था, जो उसे मौत के मुंह तक ले गया। ताश, एक लफ्ज मत बोलना, वो उसे मजीद अपने बाजुओं में मजबूती से जकड़ते हुए गुस्से से बोला था, जबकि वो उसकी बाहों से अपना आप छुड़वाते हलकान हो रही थी। उसे सांस तक नहीं आ रही थी,
लेकिन ताशफीन तो जैसे बरसों से उससे बिछड़ा हुआ था। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे अपनी सीने में भींचते वो उसे अपनी एक एक धड़कन सुना रहा था। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो जा बजा उसके चेहरे को चूम रहा था, जबकि वो उसके बाजुओं में बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे खुद में कैद करते हुए वो उसके कदम जमीन से उठा चुका था। वो पूरी तरह से उसमें कैद होकर रह गई थी। ताशफीन, प्लीज छोड़े मुझे। वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई थी, लेकिन ताशफीन तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। वो तो उसे खुद से लगाए अपने बेकरार दिल को राहत पहुंचा रहा था। ताशफीन, प्लीज छोड़ें। वो अपना आप छुड़वाती बुरी तरह से फड़फड़ाई थी। चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज मत कहना, और छोड़ने का तो नाम ना लेना, वरना जान से मार डालूंगा तुम्हें। वो उसे नीचे उतारते हुए उसकी गर्दन को सख्ती से अपने हाथों में दबोच चुका था। उसका इरादा शायद उसकी जान लेने का था। वो तो उसके इस अंदाज पर हैरान रह गई थी। किसकी इजाजत से आई थी यहाँ? क्यों आई थी मुझे छोड़कर? इतना यकीन नहीं कर पाई कि मुझे छोड़ देना चाहती थी ना तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना फ्लैट से बाहर पैर भी रखने की? किसकी इजाजत से आए हो यहाँ? और तुम्हें क्या लगा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो सुर्ख अंगारा आंखें उसकी आंखों में गाड़ता, उसका चेहरा अपने बेहद करीब किए हुए था। उसका एक हाथ उसकी कमर को जकड़े हुए था, जबकि दूसरा हाथ उसकी गर्दन को सख्ती से लिपटा हुआ था। हिसाब देना होगा तुम्हें मेरे एक एक लम्हे का, जो मैंने तुम्हारे बिना गुजारा। जानती हो, पल पल मरा हूं मैं। मुझे मारना चाहती थी ना तुम? या फिर अपने ताया जान के साथ मिलकर ये चाल चली थी तुमने कि इस तरह से मुझे टॉर्चर करोगी तुम? वो उसे अपने करीब करते हुए बेहद गुस्से से बोल रहा था। तनावुश उसकी कोई बात समझ नहीं पा रही थी, जब अचानक वो अपनी तमाम तर वहशतों समेत उसके लिबों पर झुका था। उसका अंदाज अब भी वैसा ही था, जानलेवा। शायद वो आज गुस्से में उसे खत्म कर देने के मुकाम पर था, तो उसे सांस लेने की इजाजत ही नहीं दे रहा था। ताश, वो सांस बहाल करती उसकी शिद्दतों पर घबरा कर उसके सीने पे हाथ रखते उसे खुद से दूर कर रही थी, जबकि वो अब तक उसे बुरी तरह से खुद में कैद किए हुए था। चुप, कहा ना, एक लफ्ज नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो एक बार फिर से उसके लबों को कैद करता, उसकी सांसें बंद कर गया था। बहुत गलत किया तुमने तनावुश। मुझसे गलती हुई, मैं कबूल करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों के सामने मुझे एक औरत की इज्जत रखनी थी। वो खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि उसके साथ मेरा बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं पूरी जिंदगी उन सब खबरों में छाया रहता कि मैंने रोज जैक्सन को इनकार किया था। उसकी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था। मुझसे पहले हजार आए और हजार गए। वो ज्यादा दिन किसी के साथ टिक नहीं पाती थी। लोग उसके अफेयर्स को चर्चाओं में लाकर बाद में भूल जाते थे, लेकिन मेरा एक इनकार सारी जिंदगी के लिए मुझे उन खबरों में डाल देता, जो मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने उसके सामने हाँ की थी, लेकिन बाद में मैंने ये बात उसके सामने क्लियर कर दी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने उसके साथ काम भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता। वो जानती थी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसे ये भी पता था कि मैं सबके सामने इनकार नहीं करूँगा। इसीलिए उसने मुझे प्रपोज किया था। और तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस औरत के सामने यकीन से कहकर आया था कि मेरी बीवी मुझ पर यकीन करती है, मुझसे मोहब्बत करती है। ये कैसा यकीन था तुम्हारा कि इस तरह से टूट गया? ये थी तुम्हारी मोहब्बत। बहुत दुख दिया है तुमने तनावुश। बहुत तकलीफ दी है तुमने। उन पिछले 3 दिनों में मैंने पल पल अपनी सांसों को खत्म होते महसूस किया है, और उन 3 दिनों के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें उन 3 दिनों का हिसाब चुकाना होगा, जब तुम मुझे छोड़कर गई। वो उसे एक बार फिर से अपनी वहशतनाक गिरफ्त में ले चुका था। तनावुश का दिमाग घूमकर रह गया था। वो उससे माफी मांगने नहीं आया था, बल्कि उसे सजा देने आया था। ताशफीन, छोड़ें, प्लीज। वो उसकी गिरफ्त में मचल रही थी, जब अचानक किसी ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा था।
ताशफीन को ऐसी उम्मीद हरगिज ना थी। तभी उस अचानक होने वाली इफ्तित को वो समझ ना सका और जमीन पर जा गिरा था। तनावुश तो उस अचानक होने वाले हमले पर अपने लबों पर हाथ रखकर अपनी चीख को कंट्रोल करने लगी थी, जबकि अपने सामने खड़े वारिक को गुस्से से आग बबूला होते देखते ताशफीन को भी अब गुस्सा आ गया था। वो उठकर खड़ा होते हुए उसे घूरकर कुछ बोलना ही चाहता था कि वारिक ने एक दफा फिर से अपनी पुरानी हरकत दोहराई थी, लेकिन इस दफा ताशफीन ने भी लिहाज किए बिना एक ऐसा ही घूंसा उसके चेहरे पर दे मारा था। वो लम्हों में एक दूसरे पर झपटते गुत्थम गुत्था हो गए थे। लड़ाई बढ़ने लगी थी और लड़ाई के साथ शोर भी। बाबा जो अंदर थे, शोर सुनकर बाहर को भागे थे कि अचानक हुआ क्या है। उन्हें वारिक की आवाज सुनाई दी थी। आवाज तो उन्हें ताशफीन की भी आई थी, लेकिन ताशफीन तो यहाँ था ही नहीं, इसीलिए वो बाहर की तरफ भागे थे। तायाजान, रोके उन्हें, ये देखिए उन्हें क्या हो गया है। एक दूसरे को देखकर पागलों की तरह मारने लगे हैं। तनावुश भागती हुई उनके पास आते हुए उन्हें कहने लगी थी, जबकि बाबा ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस लड़ाई को रुकवाने में कामयाब ना हो सके। ताशफीन का धक्का लगने की वजह से वो दूर गिरे थे, जबकि ताशफीन की इस बदतमीजी पर वारिक ने उसे एक और मुक्का दे मारा था। उसके मुंह से खून बहने लगा। बाबा, पीछे हट जाएं। ये मेरा और इसका मामला है, हमें हल करने दें, वारिक ने उन्हें समझाते हुए कहना चाहा था, जबकि तब तक ताशफीन उस पर दूसरी बार हमला कर चुका था। इस तरह से मसला हल करोगे? इस तरह मारपीट करके, पागलों की तरह, लोगों को तमाशा दिखाकर? क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल तो नहीं हो गए हो? शादीशुदा हो, अक्ल समझ रखते हो, ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम दोनों? वो गुस्से से दोनों पर चिल्लाए थे। ये मैं नहीं कर रहा, आपका लाडला कर रहा है। मैं तो यहाँ बात करने आया था, अपनी बीवी को लेने आया था, उसे लेकर चला जाता, लेकिन इसने बीच में आकर ये मारपीट करना जरूरी समझा। ताशफीन ने सारा इल्जाम उसी के सर लगा दिया था, जबकि सदफ और खाला भी शोर सुनकर बाहर आ गई थी। यहाँ बाहर ताशफीन को खड़े देखकर वो समझ गई थी कि यही इब्राहिम का बेटा है। वैसे भी उसे देखकर कोई भी समझ जाता कि वो इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि उसकी शक्ल इब्राहिम से काफी ज्यादा मुशाबहत रखती थी। ऐसे कैसे तुम लेने के लिए आ गए? और यूं कैसे लेकर चले जाओगे? तुम्हें क्या लगता है हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं? जब तुम्हारा दिल करेगा तुम तनावुश को छोड़ दोगे, जब तुम्हारा दिल करेगा उसे लेने के लिए आ जाओगे। वारिक को मजीद गुस्सा आया था उस पर। मैंने तनावुश को नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है और मैं उसे लेने के लिए आया हूँ और लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। ये मेरी बीवी है, मैं इस पर हक रखता हूँ। जब चाहे जहाँ चाहे लेकर जा सकता हूँ। तुम होते कौन हो सवाल करने वाले? वो मजीद भड़क उठा था। हक रखते हो? नहीं, हक रखते थे जब हमने उसे तुम्हारे साथ भेजा था, लेकिन अब ये तुम्हें छोड़कर वापस आ गई है। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही हम उस जबरदस्ती के रिश्ते को मजीद बांध कर रखना चाहते हैं। तनावुश तुम्हें छोड़ना चाहती है, उसने धमाका किया था। पहले तो ताशफीन को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने हैरत से पास ही खड़ी तनावुश को देखा था, जो सर झुकाए जमीन को देखने में मसरूफ थी। ये होती कौन है मुझे छोड़ने वाली? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। मजीद मुझे इस बारे में किसी से बात नहीं करनी। चलो मेरे साथ तनावुश। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ थामने लगा था, जब वारिक बीच में आ गया। लगता है तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी ताशफीन। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए तुम्हें छोड़कर आए हैं। जिसके साथ तुम शादी करने वाले थे ना, शौक से जाओ उससे शादी कर लो। मेरी बहन कोई लावारिस नहीं है, जो तुम्हारे एक हुक्म पर भागती हुई तुम्हारे साथ चली जाएगी। उसके वली वारिस यहाँ मौजूद हैं। ये मत सोचना कि वो अकेली है, तन्हा है। तुम उसके साथ जो सलूक करना चाहोगे वो करोगे। वो अपने घर वालों के पास वापस आ गई है और अब ये हमेशा यहीं पर रहेगी। और इस शादी के बारे में भी वही फैसला होगा जो तनावुश करना चाहती है। तुम यहाँ से जा सकते हो।
मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। वो उसे बाहर का रास्ता दिखा रहा था, जबकि इब्राहिम हैरानगी से उसे देख रहे थे। उनका बेटा कभी उनके पास रहने के लिए राजी नहीं होगा, ये तो वो जानते थे। लेकिन वारिक तो उसे घर से निकाल रहा था। वारिक ऐसा कोई हक नहीं रखता था कि वो ताशफीन को घर से बाहर कर दे, क्योंकि ये घर उतना ही ताशफीन का था जितना कि वारिक का। वो भी इस जायदाद में बराबर का हिस्सेदार था। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? अगर मैं इस घर पर कोई हक नहीं जताता तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ के मालिक बनकर बैठ जाओगे। इस घर में लगी एक एक ईंट के अगर आधे तुम हकदार हो तो आधा मैं हूँ। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे इस घर से निकाल नहीं सकता। उसने एक नज़र इब्राहिम की तरफ देखते हुए हक जताया था, और ये पहला हक था जो ताशफीन ने उसकी जायदाद पर जताया था, वरना वो तो इस जायदाद को लेने से साफ इनकार कर चुका था। यहाँ बात इस हक की नहीं हो रही ताशफीन, रिश्तों की हो रही है। और तनावुश तुम्हारे साथ कोई तल्लुक नहीं रखना चाहती। ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहे आकर ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तनावुश के साथ एक घर के नीचे नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी बहन को किसी तरह के मेंटल टॉर्चर से नहीं गुजरने दूंगा, और ना ही तुम्हें उसे तंग करने दूंगा। तुम जो भी करो, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। और कौन से रिश्तों की बात कर रहे हो तुम? यहाँ मेरा एक ही रिश्ता है, मेरी बीवी के साथ। और मैं उसे मेंटल टॉर्चर नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। अब तुम एक अच्छे भाई की तरह साइड पर हटो, और मुझे तंग करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो काफी गुस्से से बोला था। अल्लाह अल्लाह, इस लड़के की जबान से देखो, माँ की तरबियत कैसे बोल रही है। तौबा तौबा, ये सिखाया है तेरी माँ ने तुझे बड़े भाई से बात करने का तरीका। खाला अचानक मैदान में कूदती उसे दर्स देने लगी। ए बुढ़िया, अपना काम कर, वरना मेरी माँ ने मुझे तुमसे भी बात करना सिखाकर भेजा है। वो उसे देखता उस अंदाज में बोला कि खाला का मुंह बंद हो गया। हॉस्टल में भेजने की क्या जरूरत है बच्चों को, वो इस घर में खुश हैं, रौनकें लगाकर रखते हैं। दानियाल का तो चलो समझ में आ रहा है, वो तन्हाई का शिकार है, इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि वो हॉस्टल में रहे, दोस्त बनाए, इस माहौल से निकले। लेकिन ताशफीन को तुम क्यों भेजना चाहती हो? उसे यही रहने दो, उसे फिलहाल तुम्हारी जरूरत है। ताशफीन को वापस आए 2 दिन ही हुए थे जब उसने उसे हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया। पिछले दिनों डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला था कि दानियाल तन्हाई का शिकार है, और उसे ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें वो बच्चों से दोस्ती करे, उनके साथ वक्त गुजारे, और अपनी तन्हाई को दूर करे। इसीलिए उसे एक हॉस्टल में डाला जा रहा था। जब अचानक ही जायना ने ताशफीन को भी हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया, क्योंकि दानियाल के बिना ताशफीन अकेला हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से इरफान का जायना की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा ही होने लगा था। वो जायना के साथ वक्त गुजारने लगा था, शायद वो इस रिश्ते को कबूल करने लगा था, और ऐसे में वो चाहती ही नहीं थी कि कोई भी उन दोनों को डिस्टर्ब करे। दानियाल को तो खुद ही वो रास्ते से हटा रहा था, जबकि ताशफीन को वो साइड कर रही थी। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, दानियाल के बिना ताशफीन भी अकेला हो जाएगा। वैसे तुम्हें पता है क्या, ताशफीन का वहाँ निकाह कराया गया है। मैं जब ताशफीन को लेने एयरपोर्ट गया तो वकील ने मुझे एक फाइल दी, जिसमें एक निकाहनामा था। मेरे ख्याल में फहीम की बेटी के साथ उसका निकाह हुआ है। क्या मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है इरफान? और इब्राहिम होता कौन है मेरे बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाला, और वो भी यूं अकेले, मेरी इजाजत के बिना? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका फैसला गलत नहीं है। फहीम की बेटी का रिश्ता तो फहीम ने अपनी हयात में ही ताशफीन को दे दिया था ना, तो इसमें गलत क्या है? अगर उनका निकाह हो गया तो? इरफान समझाने वाले अंदाज में बोला। क्यों गलत नहीं है? ऑफ कोर्स गलत है। वो होता कौन है मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला करने वाला? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे ख्याल में फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम छोड़ो उन सब बातों को। आज शाम एक बिजनेस पार्टी है, हमें वहां जाना है।
तो तैयार रहना तुम। इरफान ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा था, जबकि वो उसे अपने साथ किसी पार्टी में लेकर जाना चाहता था। ये सोचकर ही वो खुश हो गई थी। ताशफीन का मामला तो वो बाद में हल करने वाली थी। फिलहाल इरफान उस पर मेहरबान हो रहा था और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। चलो तनावुश, अपना पासपोर्ट और वीजा लेकर आओ, हम अभी जा रहे हैं वापस, उसने तनावुश से कहा था, जो इस सारे तमाशे में खामोश बैठी थी। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। वारिक का अंदाज अब भी वैसा ही था। इस मामले से तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं है वारिक, दूर रहो हमारे पर्सनल मैटर से। चलो तनावुश, अब की बार वो उसका हाथ थाम चुका था। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं वही करूंगी जो मेरे भाई करने के लिए कहेंगे। आप पर एतबार करके मैं पहले ही टूट चुकी हूँ। अब मजीद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका कोई और धोखा बर्दाश्त कर सकूं। वो अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए वारिक के पीछे जा खड़ी थी, जबकि उसके बदलते अंदाज पर वो खुद हैरान रह गया था। उसकी तनावुश उस पर यकीन करने के बजाय किसी और का साथ दे रही थी। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। जानती हो ये क्या चाहता है? ये हम दोनों को अलग करना चाहता है। ये आदमी पागल हो चुका है। ये अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहता है और तुम मुझ पर एतबार नहीं कर रही, जबकि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया ना मैंने कि रोज के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं है। सिर्फ उसकी इज्जत रखने के लिए मैं मजबूर हो गया था। वो क्यों सफाई दे रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था। हालांकि वो उसे सजा देने आया था, खुद पर एतबार न करने की, और वो अब भी उस पर एतबार नहीं कर रही थी। आज एक की इज्जत रखने के लिए आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, कल दूसरी की इज्जत रखने के लिए उससे शादी कर लेंगे। मेरा क्या होगा? मैं क्या सारी जिंदगी आप पर यकीन करती रह जाऊंगी? प्लीज चले जाएं यहाँ से और जाकर वहाँ अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें। मैं शायद आपके हमकदम होकर चलने के काबिल ही नहीं हूँ। वो उसकी तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज करते हुए बोल रही थी, जबकि वो उसका झुका सर देखकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारने की ख्वाहिश को दिल में दबा गया। सुन लिया मेरी बहन का फैसला, अब तुम जा सकते हो। वो उसे बाहर का रास्ता दिखा रहा था। क्यों जाए ये यहाँ से? कहीं नहीं जाएगा ताशफीन, ये उसका भी घर है, वो यहीं पर रहेगा। और तनावुश, कोई बेवकूफ़ी मत करो। ये इंसान अपने गुस्से में पागल हो चुका है और अपने गुस्से में ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देना चाहता है। इसकी किसी बात पर एतबार मत करो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, मायरा ने बीच में बोलते हुए कहा था, जबकि वारिक उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। मायरा, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, दूर रहो। अगर मेरा इन सब चीजों से तल्लुक नहीं है तो आपका भी नहीं है। ये मामला ताशफीन और तनावुश का है, उन्हें हल करने दें। ये मामला हल हो चुका है। तनावुश ने ताशफीन के साथ ना रहने का फैसला किया है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला था, ये जिंदगी भर के फैसले हैं वारिक, लम्हों में नहीं होते। आपके कुछ भी चाहने से कुछ नहीं होगा। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे, और ताशफीन यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो शौक से रहें, लेकिन अब उनके साथ वापस कभी नहीं जाऊंगी, तनावुश गुस्से से कहती अंदर चली गई थी, जबकि वारिक भी नफी में सर हिलाता अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा चुका था। उसे हॉस्टल में रहते 3-4 महीने गुजर चुके थे। उसकी माँ उससे मिलने के लिए एक दफा भी नहीं आई थी। इरफान 2 दफा आए थे, उसे कुछ कपड़े और पैसे देने के लिए, जबकि इरफान का यहाँ आना उसे पसंद नहीं था। वो उसका सौतेला बाप था। सगे और सौतेले रिश्तों को वो समझने लगा था। उसकी सगी माँ उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और सौतेला बाप उस पर इतना मेहरबान था और उसके सगे बाप को उसकी परवाह ही नहीं थी। इस दफा इरफान ने उसे बातों ही बातों में बताया था कि उसका बाप एक दफा फिर से बाप बन चुका है, यानी कि अब उसके बाप की जिंदगी में भी उसकी कोई जगह नहीं थी। वो अपनी नई बीवी और बच्चों के साथ मसरूफ हो गया था और उसकी माँ भी अपनी नई फैमिली के साथ मसरूफ थी। वो एक अनचाहे रिश्ते का एक अनचाहा वजूद था, जिसकी अहमियत ना थी। मायरा के अलावा उसका और कोई दोस्त ना था।
वो कभी कभार मायरा के साथ मनसा चाची से मिलने चला जाता था। वक्त का काम था गुजरना, और वो उसकी हजारों बदगुमानियों के साथ गुजरता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे माँ बाप दोनों की जरूरत खत्म हो गई, और उन्हीं दिनों में उसका 20वां बर्थडे था जब बदर खान पहली दफा उससे मिला था। बदर खान मायरा का सगा चाचा था। उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, सिवाय कुछ फैमिली टर्म्स के। लेकिन जो बातें उसने उसे और मायरा को बताई थी, वो उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर गई थी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता मायरा। मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगा। वो मायरा के साथ कमरे में आया था। क्यों नहीं रहोगे? अगर तुम तनावुश के सामने नहीं रहोगे तो तनावुश कभी तुम्हारी बात समझने की कोशिश नहीं करेगी। तुम दोनों एक दूसरे से जितना अलग रहोगे, उतनी दूरियां बढ़ेंगी। तुम्हें उसको अपना यकीन दिलाने के लिए उसके सामने रहना होगा। और ये रहा तुम्हारा कमरा। तुम यहीं पर रहोगे। और खबरदार, जो तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की, ये तुम्हारा भी घर है। कोई तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता। तनावुश बदगुमान है। जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इन चीजों से बाहर निकलना उसके लिए फिलहाल आसान नहीं। और ऐसे में वारिक उसकी बेवकूफी में उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगी। तुम उससे मोहब्बत करते हो, और वो तुमसे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो। तुम नहीं जानते पिछले 3 दिनों में उसका क्या हाल है। वैसे हाल तो मैं तुम्हारा भी देख रही हूँ। न्यूयॉर्क का इतना बड़ा डायरेक्टर, और ये हाल। वो उसकी सुर्ख आंखें, बिखरे बाल और उलझे हुए हुलिये की तरफ इशारा करते हुए बोली। जिनकी मोहब्बत बिछड़ जाए ना, उनका यही हाल होता है। और अब मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं मजीद अभी उस फील्ड में काम नहीं करना चाहता। सिवाय दिखावे के और कुछ नहीं है यहाँ। वो साफ अल्फाज में कहता हुआ बेड पर बैठ गया था। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तब तक तुम शावर ले लो। कपड़े लेके आए हो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो उसने अपने बैग की तरफ इशारा किया, जबकि वो हाँ में सर हिलाती कमरे से निकल गई थी। लेकिन बाहर ही उसे सदफ ने रोक लिया। अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो आशिक? वैसे इसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था ना? कितने अरसे तक रहा तुम्हारा इसके साथ चक्कर? और फिर वारिक के साथ शादी क्यों की? बुरा तो ये भी नहीं था। सदफ को ये सारी बातें कहाँ से पता चली थी, वो नहीं जानती थी। लेकिन उसके अंदाज ने उसे सचमुच में तपा दिया था। क्या हुआ? अपने आशिक के बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहती, या तुम उसके यहाँ आने पर इतनी खुश हो कि? चिताक। वो ना जाने क्या क्या बोलने वाली थी कि उसके मुंह पे लगने वाला थप्पड़ उसका मुंह बंद कर गया। एक लम्हे के लिए तो मायरा का अपना हाथ भी दर्द कर गया था। लेकिन अपने दिल की सारी भड़ास उसने उस थप्पड़ की सूरत में निकाली थी। जबकि सदफ हैरानगी से खड़ी उसे देख रही थी। शायद उसे मायरा से ऐसी उम्मीद ना थी। सदफ की आवाज सुनकर ताशफीन बाहर आ गया था, ताकि उस बेलगाम लड़की की जबान पर लगाम लगा सके। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी उसकी दोस्त के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? जब मायरा का हाथ उठा और उसका मुंह बंद कर गया था, उसने फखरिया अंदाज में अपनी दोस्त को देखा था। वो लड़की उसी थप्पड़ के काबिल थी। जबकि वहीं से गुजरता वारिक भी थप्पड़ की आवाज सुनकर तेजी से वहां आया था। जब अचानक ही मायरा ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। सदफ बाजी, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे ऐसा समझती हैं। आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? अगर मैं आपको किसी बात पर कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती वारिक। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहूंगी। वो वारिक को देखते हुए बोली, जो सदफ की इस हरकत पर खुद भी हैरान था। जबकि झटका तो सदफ को लगा था, जो पहले तो हैरानगी से अपने मुंह पर हाथ ही ना रख सकी थी, और अब वो जो थप्पड़ मारकर इल्जाम भी उसी पर लगा रही थी, उसने तो जैसे उसे पागल कर दिया था। उसके तो अल्फाज ही खत्म हो गए थे। मैंने कब थप्पड़ मारा तुम्हें? वारिक, ये झूठ। ताशफीन, तुम तो देख रहे थे। वो परेशानी से उससे पूछने लगी थी। जब ताशफीन बोल पड़ा, हाँ बिल्कुल, तुमने थप्पड़ कब मारा? तुम तो सिर्फ चेक कर रही थी कि इसे थप्पड़ लगता है कि नहीं लगता। कैसे मर्द हैं इस घर के, जो दूसरों के मामले पर आवाज उठाते हैं।
लेकिन अपनी बीवी को अपने घर वालों के हाथों से पिटवाते हैं। मायरा, ऐसा पहले कितनी दफा हो चुका है तुम्हारे साथ? वो सीधा मायरा से पूछने लगा था, जबकि उन दोनों की बातों को वो समझ ही नहीं पा रहा था। जलील तो मैं उस दिन से ही हो रही हूँ ताशफीन, जिस दिन से मैं इस घर पे आई हूँ। लेकिन आज तो सदफ बाजी ने इंतहा कर दी। वो आंखों में आंसू ले आई थी। मायरा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे लिए कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। इस लड़की को अभी की अभी तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये मेरे घर में नहीं रह सकती। वो सदफ पर चढ़ दौड़ा था। मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारा। ये झूठे ड्रामे कर रही है। उल्टा इसने मुझे थप्पड़ मारा है और ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सदफ ने अपने दिफा में बोलने की कोशिश की थी। और तुम कौन होते हो मुझे इस घर से निकालने वाले? ये मेरी खाला का घर है। 2 दिन के मेहमान हो। तुमने तो खुद इस घर से चले जाना है। सदफ ने साथ ही साथ ताशफीन को भी उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वारिक इससे ज्यादा बर्दाश्त न कर सका। शट अप सदफ, ये क्या तरीका है अपनी गलती को छुपाने का? तुमने बेवजह मेरी बीवी पे हाथ उठाया। इससे पहले भी तुम उसे टॉर्चर करती आ रही हो, और अब तुम ताशफीन के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। ताशफीन कौन होता है? ये इब्राहिम मुस्तफ़ा का बेटा है। वो मालिक है इस घर का। लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम मेहमान हो। अभी की अभी मेरी बीवी से माफी मांगो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वारिक अभी बात कर ही रहा था जब वो उसकी बात काटते हुए बोली। उसने घूरकर मायरा को देखा था, जिसे हर मसले का हल घर छोड़ना ही लगता था। मैं क्यों माफी मांगू वारिक? इसने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारा। ये ड्रामे कर रही है, और ये इसका दोस्त भी इसके साथ मिला हुआ है। उसने सच्चाई बयान करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मायरा और ताशफीन से बेहतर एक्टर यहाँ कोई था ही नहीं। वो झूठ को सच साबित करने में वक्त ही कितना लगाते थे। मायरा अपने गाल पे हाथ रखती सिसकुटी। हाँ, आप सच्ची हैं और मैं झूठी हूँ। वो आंसू बहाती वहां से जाने लगी थी, जब अचानक वारिक ने उसका हाथ थाम लिया। तुम कहीं नहीं जा रही मायरा। ये घर तुम्हारा है, और तुम इसी घर में रहोगी मेरे साथ। और सदफ तुमसे माफी मांगेगी अपने किए की। अगर ये माफी नहीं मांगेगी तो ये घर छोड़कर इसे जाना पड़ेगा। वारिक फैसला कर चुका था, जबकि मायरा के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। इस वक्त उसे अपना शौहर इतना अच्छा लग रहा था कि सबके सामने ना सही, लेकिन तन्हाई में वो उसका मुंह जरूर चूम लेगी। वारिक, मैं बेकसूर हूँ, सदफ ने आंखों में आंसू लिए कहा था। लेकिन वारिक को तो उसके आंसू भी झूठे लग रहे थे, क्योंकि 8 साल तक एक्टिंग की तालीम मायरा ने ली थी, सदफ ने नहीं। उसके सच्चे आंसू भी वारिक को झूठे ही लगे थे। सदफ, मैंने कहा माफी मांगो मायरा से, अभी की अभी, वरना तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। वो इतने गुस्से से दहाड़ा था कि मायरा भी उछलकर पीछे हटी। अगर ताशफीन उसे ना थामता तो यकीनन वो जमीन पर गिर जाती। मेरा कोई कसूर नहीं है वारिक, प्लीज समझने की कोशिश करें। ये लोग मुझे आपके सामने झूठा साबित करना चाहते हैं। वो रोते हुए बोली थी। मैं जा रहा हूँ खाला के पास, उन्हें ये कहने के लिए कि वो ये घर छोड़कर चली जाएं, क्योंकि मैं अपने घर में किसी तरह का फसाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से से कहता जाने लगा था, जब अचानक ही सदफ ने उसे रोक लिया। मैं मायरा से अपने किए की माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो मायरा, मुझसे गलती हो गई। वो अपने थप्पड़ का दर्द भुलाए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, जबकि मायरा ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए उसके हाथों को थाम लिया था। इट्स ओके सदफ बाजी, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आइंदा आपके ऐसे अल्फाज या आपका कोई भी गलत कदम आपको इस घर से बाहर कर सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि मैं यहाँ इस घर में वारिक इब्राहिम की बीवी की हैसियत से रहती हूँ, और मेरा इस घर पर क्या हक है। ओह, मैं तो भूल ही गई। ताशो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अब की बार वो दोनों को नजरअंदाज करती हुई ताशफीन से मुखातिब हुई थी, जबकि वो हाँ में सर हिलाता कमरे में जाने लगा। मेरे लिए चाय का 1 कप बना लाओ। दोस्त आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि शौहर भूल जाए। वो उसके साथ ही चलता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था,
जबकि वो खुश होती हुई हाँ में सर हिलाती किचन की तरफ भागी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद किया था, क्योंकि उसे यकीन था कि जो उसके पीछे न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आ सकता है, वो उसके कमरे में आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। और उसे अपनी जान बेहद अजीज थी, इसीलिए उसने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया था। ताशफीन को पाकिस्तान देखकर उसे अनजानी सी खुशी हो रही थी। दिल फूले ना समा रहा था, लेकिन वो इतनी आसानी से हर चीज भुला नहीं सकती थी। उसे ताशफीन को एहसास दिलाना था कि उसने जो किया है वो गलत है। ये सिर्फ उसका हक है जो वो किसी और को लूटने नहीं देगी। हकीकत तो ये थी कि वो ताशफीन के साथ किसी और औरत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। रोज का इस तरह उसके कदमों में झुककर अपनी मोहब्बत का इकरार करना, और फिर ताशफीन का उस मोहब्बत को कबूल कर लेना, उसे अंदर तक हिलाकर रख गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रोज को नोच कर रख दे, लेकिन ताशफीन को देखकर लग नहीं रहा था कि उसे उसके किए का कोई पछतावा है। वो तो उल्टा उसी पर चिल्ला रहा था, उसी पर हुक्म चला रहा था, उसी को बुरा भला कह रहा था। जो भी था, उसके लिए इतना ही काफी था कि अब वो उस रोज के पास नहीं है, बल्कि उसके लिए उसके पास आ गया है। लेकिन फिर भी वो जानती थी कि ताशफीन खामोश नहीं बैठेगा। उसका यूं उसे बताए बिना पाकिस्तान चले आना उसके लिए कोई छोटी सी बात नहीं थी, और इसकी सजा वो उसे जरूर देगा। उसकी सजा का अंदाज कैसा होगा, ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अपने लबों पर वो अब तक ताशफीन का लम्ज महसूस करके कांप उठी थी। उसकी शिद्दतों भरा लम्ज उसे उसके गुस्से की इंतहा का बता गया था, और अब उसका ये सारा गुस्सा उसी के नाजुक वजूद ने सहना था, जिसके लिए वो हरगिज तैयार ना थी। ये लो ताशफीन, तुम्हारा खाना। जल्दी से इसे खाना शुरू कर दो, फिर मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर बुलाऊंगी। ज्यादा अच्छी नहीं बनाती, लेकिन वारिक पी लेते हैं। वैसे ये खिदमत तो तुम्हें अपनी बीवी से करवानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ के मेहमान हो, वापस चले जाओगे। रहना तो मुझे है ना यहाँ पर। मैं इस घर की बहू हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है। वो उसके टेबल पर खाना लगाते हुए बोली थी, जबकि ताशफीन जो अभी अभी नहा कर निकला था, उसके अचानक आने पर घूरने लगा था। कम से कम वो दरवाजा नॉक करके तो आ सकती थी, लेकिन ऐसे मैनर्स उसकी दोस्त में थे ही कहाँ। वाह, सो हॉट यार, तुम अपनी बॉडी सदफ बाजी को दिखा देना, कम से कम मेरे वारिक का तो पीछा छोड़ देगी। वो उसके शर्टलेस वजूद को देखते हुए बोली, तो वो उसे घूर कर तौलिया उसके मुंह पर फेंकता, शर्ट पहनते हुए सोफे पर आकर बैठा था। डायरेक्टर साहब, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? वो खाना शुरू कर चुका था जब वो उसके सामने बैठते हुए पूछने लगी। अच्छी थी, लेकिन बेहतरी की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा वारिक हकीकत जानता है। मेरे ख्याल में शायद मैं तुम्हें ना पकड़ पाता अगर मैंने तुम्हें खुद इस सदफ बाजी को थप्पड़ मारते ना देखा होता तो। लेकिन वारिक वो सब जानता है। मुझे लग रहा था जैसे वारिक सब कुछ जानता है। हैं? अरे नहीं, मेरी एक्टिंग वो नहीं पकड़ सकते। इससे पहले भी मैं 2-3 दफा ड्रामे कर चुकी हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, और तुम वारिक को भी नहीं जानते। अगर उन्हें पता होता ना कि मैंने सदफ बाजी को थप्पड़ मारा है तो वो उल्टा मुझे उससे माफी मंगवाते। वो ताशफीन की गलतफहमी दूर करते हुए बोली, अच्छा, ऐसी बात है तो होगी शायद। मुझे गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा था। खैर, तुम अपना ड्रामा उसके सामने कंटिन्यू रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। और सदफ बाजी को तुमने थप्पड़ मारा है ना कि इसने तुम्हें। बाकी हम दोनों मिलकर देख लेंगे। मैं जब तक यहाँ हूँ ना, तब तक इस सदफ बाजी को यहाँ से आउट करके रहूंगा। ये सदफ नामी मुसीबत तो तुम्हारे सर से तो मैं अपने हाथों से हटाऊंगा। वो उसके हाथ पे हाथ मारते हुए बोला, बस, और मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। वो ड्रामाए अंदाज में बोली, तुम वारिक को चाहती हो ना, उससे मोहब्बत करती हो? वो खाना खाते हुए उससे सवाल करने लगा। नहीं तो, मेरा मतलब है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ? वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई थी। तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। खैर, अगर तुम मोहब्बत करती भी हो तो शौहर से मोहब्बत करना कोई गुनाह थोड़ी है। एक्सेप्ट इट।
वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो मजीद कंफ्यूज हो गई। ताशफीन, तुम खाना खाओ ना यार, क्या फजूल बातों में लग गए हो, मैं चाय बना के लाती हूँ। वो जल्दी से कहती उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसके जाते ही ताशफीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कमरे में आई तो हाथ में चाय का कप था। वो काफी देर से आई थी। वारिक अब तक अपने काम में लगा हुआ था। उसने जल्दी से चाय का कप साइड टेबल पर रखते हुए उसकी गोद से लैपटॉप उठाकर साइड किया था। वारिक उसकी हरकत पर कुछ हैरान हुआ था, जबकि वो मजे से अब उसकी गोद में बैठ गई थी। आज आप ना मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो। आप पहले तो इतने क्यूट नहीं थे। कहाँ थी ये क्यूटनेस? वो वारिक के गाल खींचते हुए अपने ही अंदाज में बोली थी, जबकि उसका अपने आप इस तरह नजदीक आना वारिक को काफी खुश कर गया था। उसकी कमर में हाथ डालता वो उसे अपने बिल्कुल साथ लगा चुका था। आज से पहले तो तुम भी इतनी मेहरबान नहीं हुई ना। उसके गालों पर अपनी मूंछें चुभोते हुए वो उसे मजीद करीब करने लगा था। तो आज से पहले आपने कब सदफ बाजी के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया था? पता है कितने अच्छे लग रहे हो मुझे इस वक्त। वो उसकी मूंछों को ताव देते हुए मजीद उसके करीब हुई थी, जबकि वारिक उसके अंदाज पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। इसका मतलब है कि अगर मैं रोज तुम्हारे लिए सदफ से पंगे लूंगा तो मैं तुम्हें रोज अच्छा लगूंगा। उसके लबों पर अपना शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ते हुए वो सवाल करने लगा। पता है इसने कितने जोर से मुझे थप्पड़ मारा था? वो मासूम सी शक्ल बनाती अपने होठों को रगड़ने लगी थी, जहां उसने अपनी मूंछों को बेलगाम छोड़कर उससे फड़फड़ाने पर मजबूर किया था। अच्छा, कहाँ पर मारा था? इसने अब तक दर्द हो रहा होगा ना? वो उसे यूं ही कैद किए हुए बोला तो मायरा ने फौरन अपने बाएं गाल पर हाथ रखा था। लेकिन पहले तो तुम्हें दाएं गाल पे दर्द हो रहा था। सदफ ने तो दाएं गाल पे मारा था ना? वैसे भी वो लेफ्ट हैंडेड है। वो तुम्हें दाएं गाल पर ही मार सकती है। वो उसकी गलती पकड़ते हुए बोला। हाँ हाँ, दाएं पर ही दर्द हो रही है। वो गलती से बाएं पे रख दिया था। अभी आपने बाएं गाल पे किस किया ना? शायद इसलिए। अच्छा, तो मेरे किस करने से तुम्हें दर्द हुआ? वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे पूछने लगा तो उसने फौरन हाँ में सर हिलाया। हाँ, दर्द, मीठा सा प्यारा सा। वो अपने होंठ दांतों में दबाकर बोली तो वारिक का कहका बेसाख्ता था। लाओ, ऐसा ही मीठा सा प्यारा सा दर्द तुम्हारे इस गाल पर भी दे देता हूँ। वो उसके गाल पर अपने दांत गाड़ते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर गया था। क्या कर रहे हैं वारिक? निशान पड़ जाएगा। फिर सुबह सबको क्या क्या एक्सप्लेन करती रहूंगी मैं। वो परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए अपने गाल रगड़ने लगी थी। कुछ भी कह देना डार्लिंग। तुम तो वैसे भी अदाकारी में कमाल हासिल किए हुए हो। तुम कुछ भी कह सकती हो। बहानेबाजियां तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वैसे भी तुमने बाहर मुझे शक नहीं होने दिया कि सदफ ने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने सदफ को थप्पड़ मारा है। तो फिर तो कोई भी तुम्हारी एक्टिंग को नहीं पकड़ सकता। वो बड़े मजे से देखते हुए बोला था, जबकि वो मुंह खोले हैरानगी से उसकी बात सुन रही थी। आपको पता था? वो कुछ शर्मिंदा होते हुए पूछने लगी, जबकि इस दफा फिर से वारिक ने बेबाक कहा लगाया था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो भी जो कोई नहीं जानता। मेरी ड्रामा क्वीन। वो एक झटके में उसे बेड पर गिराता हुआ उसके ऊपर हावी होने लगा था, जबकि मायरा ताशफीन की बात याद करके मुस्कुरा दी थी। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हारी। ये हंसी बंद ना कर दूं? उसके लबों को कैद करते हुए वो उसके होश उड़ाने लगा। क्यों जी, बंद क्यों करनी? क्या आपको मेरी हंसी पसंद नहीं? वो नाराजगी से पूछने लगी। पसंद तो इतनी है कि दिल चाहता है कि तुम्हारी हंसी को चूम लूं। उसके लबों पर झुकते हुए वो उसकी सांसों को कैद करता, उसकी खुशबू को चुराने लगा। नजर उतारे दी मेरी हंसी की। लोग चूमना नहीं छोड़ते। वो हंसती हुई उससे दूर होने लगी। पास आओ तो उतारू ना। इतने दूर से ये मुमकिन नहीं है। वो उसे करीब बुलाने लगा, जबकि वो नखरे दिखाती शीशे के सामने जा खड़ी थी। स्किन रफ हो रही है मेरी। वो अपने बाजुओं से कमीज ऊपर करती बताने लगी। अच्छा, इधर दिखाओ। वो शरारती अंदाज में बोला तो मायरा उसके करीब आती बाजू दिखाने लगी। हाँ, ये तो सच में रफ हो रही है। वो उसके बाजू पर अपने लब रखता, जगह जगह उसके बाजू को चूमने लगा था।
जबकि उसकी बेबाकी पर वो कुछ शर्मा सी गई। वारिक, मैं आपसे कुछ मांगूं, देंगे क्या? उसका लम्स अपने बाजू पर महसूस करती वो कुछ घबराए हुए लहजे में बोली थी, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिलनशी वजूद में खोता जा रहा था। जान भी तुम्हारी है, तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत है क्या? वो उसे बेड पर गिराते हुए उसकी गर्दन पर अपना बेबाक लम्स छोड़ने लगा। क्या हम अलग घर में रह सकते हैं? उसने बहुत कम आवाज में पूछा था। मेरी जान, सदफ कुछ दिनों में ये घर छोड़कर चली जाएगी। वो सिर्फ मेहमान है। उसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब मजीद कोई फजूल बात नहीं। वो उसके लबों को चूमते हुए उसके कंधे से शर्ट सरका चुका था, जबकि वो चाहने के बावजूद भी उसे बता नहीं पाई थी कि उसे मसला सदफ से नहीं बल्कि इब्राहिम से है। वारिक के बिना रहना अब उसके बस में नहीं है, और इब्राहिम के साथ एक छत के तले रहना उसके लिए मौत के बराबर था।